So students, we are here again for discussing distance time graph. हम distance time graph को और थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस वक्त। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हमें कुछ बातें पता चली पिछली बार जो हमने देखी थी, उससे आगे की बातें अब हम करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है? ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें कौन सी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता है वो देता है वैल्यू ऑफ स्पीड बताता है। वैल्यू ऑफ स्पीड हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जरिए पता चल सकती है अगर हमें स्केल पता है तो। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताएगा वो बताएगा नेचर ऑफ स्पीड। ठीक है, नेचर ऑफ स्पीड। नेचर ऑफ स्पीड को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम वैल्यू ऑफ स्पीड को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है, और वो पहले एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही डिस्टेंस अगले एक सेकंड में ट्रेवल करता है, और उतना ही डिस्टेंस उसके अगले एक सेकंड में ट्रेवल करता है। यानी पर यूनिट टाइम जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम रहता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट्स डायरेक्शन। हम डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ओके, और वो सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है, उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप स्ट्रेट लाइन मोशन को समझ लीजिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि वो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी ऐसा होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा कैसे? तो हम केस 1 लेते हैं। ठीक है, केस 1। ठीक, केस 1 क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? देखिए, ये मैं वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस पे हम लोग जानते हैं, हम यहां पर टाइम लेते हैं, टाइम, और हम फॉर एग्जांपल सेकंड्स में लेते हैं इसको, और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, और डिस्टेंस को सपोज हमने मीटर में ले लिया। यूनिट यहां पर अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। जब भी हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे ये स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझ में? ये स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म स्पीड हमने पहले से कह दी, तो इसका मतलब क्या है? यू कांस्टेंट है। ठीक, स्पीड यू इज कांस्टेंट, ये हमने मान के ही इसको आगे बढ़ाया। ठीक, अब जो हमारा पहला पॉइंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड। अब हम इससे वैल्यू ऑफ स्पीड कैसे निकालते हैं, या हमें वैल्यू ऑफ स्पीड इसकी इस कर्व की, इस ग्राफ की कौन सी चीज हमें वैल्यू ऑफ स्पीड बताती है? तो आंसर है इसका स्लोप बताती है। ठीक, जो इस कर्व का, जो इस लाइन का स्लोप होगा वो वैल्यू ऑफ स्पीड बताएगी। अब वो स्लोप क्या होता है? ठीक, देखिए एक्स एक्सिस पे हमने यहां से लेकर यहां तक टाइम लिया। ठीक, ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो हम यहां से गिनना शुरू करते हैं। सपोज इट इज 0 सेकेंड, और हम फॉर एग्जांपल यहां तक की इंफॉर्मेशन लेते हैं, और यहां पर जो टाइम हुआ सपोज इट इज कैपिटल टी। इस कैपिटल टी पर ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर जा चुका था, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका था, ये निकालने के लिए आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये जहां पर ग्राफ को कट करेगी वहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप प्लॉट करेंगे।
ठीक, तो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस को सपोज हम एस बोलते हैं, कैपिटल एस। ठीक है, डिस्टेंस को हम काइनेमेटिक्स में एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड ना समझ लीजिएगा इसको, इट इज अ डिस्टेंस। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे इन टाइम t सेकेंड्स। इसको अभी हम सेकेंड को डिलीट कर देते हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। इन टाइम t डिस्टेंस ट्रेवर्ड इज इक्वल टू एस। ओके, तो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड कितनी होगी? देखिए, ये यहां से लेकर और यहां तक जो डिस्टेंस है वो आपका s है, और यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है वो आपका t है। ठीक, तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है, यहां पर 90 डिग्री है और इसकी वैल्यू आपकी s है, इसकी वैल्यू आपकी t है। ओके, और ये कुछ इसका एंगल है, इस एंगल की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला एंगल। ये एंगल हमें डायरेक्ट फट से कुछ चीज़ें, कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, अभी बात करें। ठीक, तो वो एंगल आपका यहां पर हो गया, सपोज इट इज थीटा से। तो स्पीड क्या हुई? इन टाइम t डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू s। ठीक, देयरफॉर स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? स्पीड को हमने सपोज u से डिनोट किया, u से डिनोट किया, तो ये स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, देखिए मैंने ड्यूरेशन वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि डायरेक्ट टाइम लिख देना, फिट कर देना ठीक नहीं है। उस ड्यूरेशन में जिसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उससे डिवाइड करेंगे। ठीक, कितनी है स्पीड? हमें पता चलेगा ये आई s अपॉन टी। ठीक है, अगर इस एंगल के हिसाब से देखें, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक, और एंगल किस चीज से मिलकर बनता है? एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज से मिलकर बनता है। तो हाइपोटेन्यूज वो लाइन होती है जो सबसे बड़ी होती है, जो 90 डिग्री वाले एंगल पर जाके नहीं मिलती। तो ये तो नहीं मिल रही है ना, ये वाली मिल रही है। तो 90 डिग्री वाला एंगल बनता है परपेंडिकुलर और बेस से, ये हम सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये बेस हो गया। तो व्हाट इज दिस? s by t, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, व्हाट इज दिस? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है tan थीटा के। ठीक, tan थीटा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि u जो स्पीड है हमारी, स्पीड u इज इक्वल टू tan थीटा। मैथमेटिक्स में हम जानते हैं अगर राइट ट्राइंगल का हमारे पास tan थीटा अवेलेबल है तो tan थीटा किस इंफॉर्मेशन को हमें देता है? tan थीटा हमें हाइपोटेन्यूज जो साइड है राइट ट्राइंगल की उसके स्लोप को देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया? इट इज एक्चुअली स्लोप, और हाइपोटेन्यूज हमारा कर्व है। ठीक, स्लोप तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड बता देता है डायरेक्ट। बात समझ में आई या नहीं? यानी अगर हमें ये एंगल पता हो जाए और इसका टेंजेंट हम निकाल लें
तो हमें पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी है, खाली टेंजेंट है। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, अब और आगे की बात देखते हैं। हमें इसके स्लोप से स्पीड पता लगती है। तो फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नई बात कर रहे हैं। सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवलिंग कहना ठीक नहीं है, इसको मूविंग लिखते हैं। मूविंग विथ डिफरेंट बट कांस्टेंट स्पीड्स। ठीक, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और वो डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पर हमने टाइम लिया और यहां पर हमने डिस्टेंस लिया, ओके। तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके ग्राफ कैसे आएंगे? याद रखिए, देखिए कांस्टेंट लिखा हमने इसलिए स्ट्रेट लाइन आएंगे, और डिफरेंट लिखा इसलिए स्लोप डिफरेंट होगा। तो अगर एक का ग्राफ ऐसा आया तो दूसरे का ग्राफ कैसा आएगा? मैं ये ब्लू कलर से बताऊंगा। दूसरे का ग्राफ ऐसे आएगा। देखिए इन दोनों लाइन की, ये फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ओके। इसका एंगल देखिए, इसका थीटा, सपोज इट इज थीटा 1 एंड व्हाट अबाउट दिस, इट इज थीटा 2। ये पूरा एंगल ये थीटा 2 है। तो किसका थीटा ज्यादा? ब्लू वाले ऑब्जेक्ट का ज्यादा, जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है उसका ज्यादा। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा भी ज्यादा, जिसका टेन थीटा ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, स्पीड जिसकी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो देखिए स्लोप इसका ज्यादा है कि नहीं? इसका स्लोप ज्यादा है। अच्छा, और कैसे पता लगा सकते हैं इसको? हम ध्यान से देखिए, हम किसी भी इंस्टेंट को ले, फॉर एग्जांपल हम इस इंस्टेंट को ले और यहां पर हमने फॉर एग्जांपल टाइम रखा t सपोज। तो इस टाइम t पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये कैसे निकालेंगे? हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो देखिए इसने यहां पर काटा, तो ऑब्जेक्ट 1 ने डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज दिस वन, ठीक, सपोज इट इज s1। तो ऑब्जेक्ट 1 की स्पीड कितनी हुई? सपोज इसकी स्पीड u1 है, ठीक। तो u1 किसके बराबर हुई? u1 बराबर होगी s1 अपॉन t, दिस इज द स्पीड। अच्छा, और ऑब्जेक्ट 2 की किसके बराबर होगी? तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए और ऊपर लेके जाएंगे, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने किया s2। तो u2 किसके बराबर होगी? u2 बराबर होगी s2 अपॉन t, ओके। सिंस s1 इज लेस देन s2, ये डिस्टेंस कम है, देयरफॉर u1 विल बी लेस देन u2। बात समझ में आई या नहीं? क्यों? बिकॉज स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट 1 स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से कम है, इसलिए इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा। दिस इज u2। बात समझ में आई? तो स्लोप पर डिपेंड करती है स्पीड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आपको सबको समझना पड़ेगा। इसको बार बार जो है आप देखेंगे, बार बार इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम के अंदर जो है बिल्कुल बेसिक है। अगर ये आपको क्लियर नहीं है ना तो एग्जाम क्लियर करना आपका मुश्किल है। बात समझ में आया नहीं? ठीक। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड बताता है, ठीक। तो ये हमने लिखा भी है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। तो स्लोप हमें स्पीड बताता है, ठीक। ये हमने एक बात सीख ली। अब हम दूसरी बात पर आते हैं।
हमने देखा यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो ये स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 क्या चीज है भाई? केस 2 है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हमने 2 कैटेगरी में रखा है। एक हम लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमने लिखा इंक्रीजिंग स्पीड। हमने इंक्रीजिंग ली। अगर इंक्रीजिंग ली तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए यहां पर हमने लिया डिस्टेंस, यहां पर लिया हमने टाइम, तो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। बात समझ में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपना मुंह उठाने लगेगा, ठीक? तो इसका मतलब क्या है? स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ऊपर उठा रहा है इसलिए स्पीड इंक्रीज कर रही है। देखिए इसको मैं बताता हूं कैसे। यहां पर थीटा कितना, यहां अगर इस पॉइंट पे हम थीटा निकालें तो इस यहां पर टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो यहां पर थीटा सपोज थीटा 1। अच्छा यहां पर थीटा कैसे निकालेंगे? यहां पर पहले एक्स एक्सिस बनाइए और यहां टेंजेंट बनाइए, यहां पर थीटा 2। बात समझ में आई? तो 2 अलग अलग पोजीशन पे देखिए, ये पोजीशन कब आई है? ये यहां पर आई है, और ये वाली पोजीशन ये यहीं पर आ गई है। बात समझ में आई या नहीं? तो यहां पर थीटा 1 था इसका स्लोप, यहां पर थीटा 2 था। क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? यस, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों डिफरेंट हैं, इसीलिए तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यहां पर क्या था? यहां थीटा आप कहीं पर भी निकालिए, स्पीड थीटा कैसा आता है? बराबर आता है। जब थीटा बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही स्पीड। टाइम कितना भी बीतता चला जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर थीटा डिफरेंट है, ठीक? तो हम ये पाते हैं थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अगर ऐसा है तो tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। देयरफॉर ये वाली स्पीड इससे कम है, देयरफॉर u2 इज ग्रेटर देन u1। देयरफॉर इसको हम यहां पे लिखते हैं, देयरफॉर स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड इंक्रीज हो रही है। आपको ग्राफ को देखते ही पहचान लेना है, अगर वो मुंह ऊपर की तरफ उठा रहा है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। एक बात। दूसरी बात, ये जब मुंह ऊपर को उठाता है, ये कितना ज्यादा मुंह ऊपर को उठा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक? किसी जगह आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई ये ऊपर उठाया इसने और ये घूम के अंदर की तरफ आने लगा। बात समझ में या नहीं? ये वाई एक्सिस है, ठीक? ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। याद रखिए, ये कितना भी ज्यादा मुंह ऊपर की तरफ उठा ले, ये वाई एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा कभी भी। बात समझ में आई? ये मुंह उठाते उठाते एक जमाना ऐसा तो आएगा कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक? वाई एक्सिस के पैरेलल जब हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो स्पीड इन्फिनिटी हो जाएगी। क्यों इन्फिनिटी हो जाएगी भाई? कि जब ये मुंह ऊपर को उठाता है तो यहां पर थीटा कितना हो जाता है? ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो स्पीड किसके बराबर होती है? tan थीटा, दैट इज tan 90। tan 90 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। इन्फिनिटी को हम कैसा मानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर? कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं। क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू क्यों हो गई? क्योंकि स्ट्रेट लाइन। याद रखिए, जब भी कांस्टेंट यूनिफॉर्म, बात समझ में आई? जब भी ये स्ट्रेट लाइन होगी तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, चाहे वो इन्फिनिटी हो जाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये मैक्सिमम पैरेलल हो सकता है, ये कभी भी आपके वाई एक्सिस की तरफ नहीं घुसेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हम यहां पर लिखेंगे एट मोस्ट ग्राफ में बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस। मुंह उठाते उठाते सिर्फ ये पैरेलल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। जिस टाइम ये पैरेलल हो जाएगा,
एट दैट टाइम स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? स्पीड इन्फिनिटी के बराबर। आमतौर से इन्फिनिटी होती नहीं है क्योंकि ग्राफ भी पैरेलल नहीं हो पाता, ठीक है। इस किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। बात समझ में आई? तो ये दो केस रहे, अब तीसरा केस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब हम केस थर्ड डिस्कस करते हैं। Case third is again non-uniform speed। non-uniform speed तो है, लेकिन क्या है? डिक्रीजिंग स्पीड। ध्यान से देखिए, डिक्रीजिंग वाले केस के अंदर ग्राफ कैसा होगा? यूं ऐसे झुकेगा, ठीक। ये टाइम एक्सिस की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा। सो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। ये ग्राफ ना तो सीधा जा रहा है ना ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, ये क्या करेगा? नीचे की तरफ अपना सर झुकाने की कोशिश करेगा। देखिए यहां पर थीटा देखिए आप, यहां पर थीटा 1 और यहां पर थीटा देखिए, यहां पर थीटा 2। थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, therefore tan theta 2 is less than tan theta 1, therefore u2 is less than u1। तो बाद की स्पीड पहले की स्पीड से कम होती जा रही है। यहां पर जो स्पीड थी उसके मुकाबले में यहां की जो स्पीड है इस टाइम की वो कम हो गई, क्योंकि यहां पर थीटा कम हो गया। थीटा इसलिए कम हो गया क्योंकि स्लोप कम हो गया, ठीक। स्लोप तो भाई इसका यही है ना, यहां पर स्लोप इसका ये है, यहां पर स्लोप इसका ये है, यहां पर स्लोप इसका ये है। तो इसका स्लोप चेंज हो रहा है, ये स्लोप चेंज हो रहा है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और बाद का स्लोप पहले के स्लोप से कम है, इसलिए ये डिक्रीजिंग स्पीड है। तो हमने लिखा u2 इज लेस देन u1। बात समझ में आई या नहीं? तो देयरफॉर हम कह सकते हैं स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये क्या, इस वक्त में क्या होगा कि स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। स्पीड कैसी होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक। स्पीड डिक्रीज हो रही है यानी बाद की स्पीड पहले की स्पीड से कम है। बात समझ में? आप ध्यान से सुनिए, ये जो ग्राफ है ये एट मोस्ट इसके पैरेलल हो सकता है टाइम एक्सिस के। बात समझ में? जब ये पैरेलल हो जाएगा तो क्या ये डिस्टेंस इसका बढ़ना, क्या इसका बढ़ना रुक नहीं जाएगा, ठीक। तो क्या होगा? इसका बढ़ना, डिस्टेंस का बढ़ना रुक जाएगा। डिस्टेंस का बढ़ना अगर किसी ऑब्जेक्ट का रुक जाए तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जाके हॉल्ट पोजीशन पे आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट रुक गया है, यानी कि स्पीड कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो सकती है, 0 से कम तो नहीं हो सकती। बात समझ में? स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव रीजन, ओके। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती स्पीड। तो ये ज्यादा से ज्यादा बस पैरेलल हो सकता है। बात समझ में? तो हम लिखेंगे एटमोस्ट ग्राफ में become parallel to x axis और टाइम एक्सिस। बस समझ में आया नहीं? ज्यादा से ज्यादा ये इसके पैरेलल हो जाएगा। आपसे कभी भी कंपटीशन में पूछा जाए क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है कि यूं गया और यूं आ गया? बात समझ में आया नहीं? तो और यहां पर क्या चीज है? डिस्टेंस है, और यहां पर टाइम है। तो डिस्टेंस एक बार जो बढ़ चुका है वो डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता।